तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमकॉम इंग्नू सब्जेक्ट आईबीओ 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। और आईबीओ 4 सब्जेक्ट का नाम है निर्यात आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पर निर्यात और आयात का मतलब आपको पता ही है, और प्रक्रिया का मतलब है कि कौन कौन से स्टेप को शामिल किया जाता है जब भारत से किसी और देश में आयात और निर्यात किया जाता है। और प्रलेखीकरण को इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो आयात निर्यात में प्रलेखीकरण से अभिप्राय यह है कि जब भारत से किसी दूसरे देश में आयात या निर्यात किया जाता है तब कौन से प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है निर्यात या आयात करने के लिए, जिसके अंदर अधिनियम भी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रचलित आयात निर्यात की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं विकास दर में तीव्रता लाने के दृष्टिकोण से इसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है? विवेचन कीजिए। भारत सरकार के निर्यात आयात नीतियों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत की विदेशी व्यापार नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? भारत के विदेशी व्यापार को प्रशासित करने वाले मुख्य अधिनियमों के रूप में विधिक ढांचा क्या है? विदेश व्यापार विकास तथा विनिमय अधिनियम ही एकमात्र ऐसा विधान है जो विदेशी व्यापार प्रचलन को विनियमित करता है। विदेशी व्यापार नीति का व्यापक उद्देश्य रोजगार सृजन के लिए जोर देते हुए आर्थिक विकास का एक प्रभाव साधन के रूप में कार्य करने के लिए है। व्यापार नीति आर्थिक नीति का ही एक उपकरण है जिसका उद्देश्य देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का प्रवर्तन करना है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए निर्यात आवश्यक है। ये सभी प्रश्न के आंसर सेम है, केवल प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो चलिए इन सभी का आंसर देखते हैं। और अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इनका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। विधिक ढांचा, इसको इंग्लिश में लीगल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रबंध के लिए विधिक ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया था, और इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेन देन को एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेन देन में असेट और लायबिलिटीज दोनों को ही शामिल किया गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। किसी निवासी द्वारा किए गए सभी लेन देन जिसमें भारत के बाहर उसकी असेट तथा लायबिलिटीज जिनमें असीमित एक्सीडेंशियल यानी देयताएं शामिल हैं। चलिए अब इसको रीड भी कर लेते हैं। व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के आवागमन होते हैं, एक सेवाओं का तथा दूसरा वस्तुओं का। इन दोनों प्रकार के आवागमन के द्वारा ही विदेशी मुद्राओं के अंत प्रवाह व उत्तर प्रवाह का बढ़ावा मिलता है। भारत के अंतर्गत विदेशी व्यापारों का समस्त नियंत्रण विदेशी व्यापार विकास तथा विनिमय अधिनियम 1992 व उसके नियमों तथा आदेशों के द्वारा ही किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत निर्यात व आयात लेन देनों से संबंधित विदेशी मुद्राओं के भुगतान को तथा इस भुगतान के विनिमय विदेशी मुद्रा प्रबंध के लेन देन को देखा जाता है। यहाँ पर वस्तुओं तथा सेवाओं को भिन्न भिन्न साधनों द्वारा होने वाले यातायात सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही अच्छी वस्तुएं व सेवाओं के उत्पादक व निर्यातकर्ता के रूप में निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण के निरीक्षण अधिनियम 1962 में गुणवत्ता नियंत्रण व पोतलादान पूर्व निरीक्षण प्रावधानों को भी सम्मिलित किया जाता है। विदेशी व्यापार विनिमय के उपयुक्त अधिनियमों के अलावा भी कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनको आयात निर्यात व्यापार करने में पूर्ण पालन करना होता है। ये अधिनियम निम्नलिखित हैं। पहला, वस्तुओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम, यातायात के साधनों से संबंधित अधिनियम, माल के बीमे से संबंधित अधिनियम, अनेक अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां आदि। विदेशी व्यापार नीति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो विदेशी व्यापार नीति के उद्देश्य आयात नीति के द्वारा सरकार उन वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण करती है जो गैर कानूनी होती है। दोस्तों यहाँ पे गैर कानूनी का मतलब है, गैर कानूनी आयात से मतलब है कि जिन वस्तुओं को आयात किए बिना देश का व्यापार चल सकता है उसे बोलते हैं गैर जरूरी वस्तुएं। और दूसरा है आयात को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इस व्यापार नीति के मुख्य उद्देश्य होते हैं, बेसिकली इसमें दो नीति आती है, आयात नीति और निर्यात नीति। इसको हम
पढ़ते हैं इसमें, आपको समझ आ जाएगा। विदेशी व्यापार नीति। विदेशी व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन करना है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ावा देना तथा निर्यातकों की आपस में होने वाली प्रतियोगिताओं को रोकने हेतु या आवश्यक है वस्तुओं को देश की जनता को उचित दामों पर उपलब्ध कराने हेतु जरूरी निर्यात का विनिमय कराना है। 1991 में बनाई गई नीति आर्थिक सुधारों हेतु बनाई गई है। विदेशी व्यापार नीति का एक सर्व समावेशी प्रलेख 2004 से 9 की अवधि के लिए तैयार किया गया। इस नीति में आर्थिक तथा सामाजिक विकास को मुख्य माना गया। व्यापार नीति का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रीय विकास करना भी है। विदेशी मुद्रा कमाने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही रोजगार उत्पत्ति पर बल देकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है। विशिष्ट उद्गम केंद्रों जिसमें विशेषतः ग्रामीण उद्गम नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के पूर्ण अवसर प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता बढ़ाकर इसकी उत्पादकता व उपयोगिता में वृद्धि करना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार नीति आर्थिक विकास का ही एक प्रभावी साधन है। व्यापार नीति एक आर्थिक नीति है जो उन सभी निर्णयों, राजनीतियों और उपकरणों से संबंधित है जो एक अर्थव्यवस्था के विदेशी व्यापार के क्षेत्र और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। वाणिज्यिक नीति में यह तय किया जाना है कि देश का निर्यात आयात क्या होगा, क्या विदेशी व्यापार क्षेत्र में उपभोक्ता देयता या उत्पादक माल शामिल होंगे और क्या व्यापार मुक्त या प्रतिबंध होगा। तीव्र आर्थिक विकास व्यापार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यापार नीति वास्तविक ब्याज दर और निवेश पर इसके परिणामी प्रभाव को नियंत्रित करके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति और अपस्फीति से पीड़ित हैं। इस मूल्य अस्थिरता भी कहा जा सकता है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए हानिकारक हैं। इस प्रकार मूल्य स्थिरता का उद्देश्य रखने वाली व्यापार नीति रुपए के मूल्य को स्थिर रखने की कोशिश करती है। यहाँ पे मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति ये दोनों का मतलब है सस्ताई और महंगाई। और इस परिकल्पना के अनुसार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यधिक महत्व है। इस सिद्धांत का मानना है कि वास्तव में व्यापार विकास और आर्थिक विकास में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। दोनों ही विकास का एक प्रायोगिक सिद्धांत है पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही विकास बिंदुओं की स्थापना होती है जिसका आर्थिक विकास दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रोफेसर जे.एस. मिल और माथस का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से विशेषकर व्यापार का विस्तार करके आर्थिक गतिहीनता की अवस्था को टाला जा सकता है। प्रतिष्ठित तथा नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को न केवल आवश्यक माना है बल्कि इसे विकास का इंजन के नाम से परिभाषित भी किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेबलर तथा कैयर क्रांस ने भी इस मत का समर्थन किया है। हेबलर के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में कम विकसित देशों के आर्थिक विकास में एक अमूल्य योगदान दिया है और उसे भविष्य में भी उतना ही बड़ा योगदान करने की आशा की जा सकती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से सीमांत साधारण संशोधनों तथा विचारों के साथ ठोस स्वतंत्र व्यापार की नीति ही सर्वश्रेष्ठतम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही निर्यात जनित वृद्धि से आर्थिक विकास की कुशलता उत्पन्न होती है। ज्ञान और अनुभव रूपी विकास के दो स्रोतों का उद्भव होता है जो आर्थिक विकास को संभव बनाते हैं। विदेशी व्यापार विकास तथा अधिनियम 1992। तो इस अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य भारत में आयात को नॉर्मल बनाकर रखना और निर्यात में वृद्धि करके और उससे जुड़े मामलों के लिए विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए काम करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया ताकि आयात से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
तथा निर्यात से संबंधित प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय विदेशी व्यापार नीति को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अपील व पुनर्निरीक्षण हेतु भी अनेक प्रावधान किए गए। अपराध कार्यविधि कोड 1973, इसमें मुख्य रूप से तलाशी व अधिग्रहण यानी अधिकार द्वारा लेना या फिर कब्जा करने के अधिकार को शामिल किया जाता है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का ये अर्थ है। और दूसरा सिविल कार्यविधि कोड 1908, इस अधिनियम के अंतर्गत आपत्ति यानी विज्ञापन के सुनवाई के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इसमें आदेश और नियम शामिल होते हैं और इस संहिता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 158 सेक्शन है और दूसरे भाग में पहली अनुसूची यानी शेड्यूल से है, जिसमें 51 आदेश और नियम हैं। अनुभाग क्षेत्र अधिकार के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित प्रोविजन प्रदान करते हैं, जबकि आदेश और नियम भारत में सिविल कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया और पद्धति को निर्धारित करते हैं। और अब आते हैं फेरा, जिसका मतलब है कि कुछ पेमेंट विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए और मुद्रा और बुलियन के आयात तथा निर्यात को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम है। और बुलियन का मतलब है गोल्ड और सिल्वर। स्वतंत्रता के साथ ही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संशोधन किए गए, अतः उन्हें विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 अर्थात फेरा के नाम से जाना गया। फेरा में धीरे धीरे विस्तृत संशोधनों की भी जरूरत पड़ी, अतः बाद में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 फेमा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की शुरुआत मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा संबंधी कानून को एकीकृत व संशोधित कर बनाया गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाना, भुगतान सुविधा को बढ़ावा देना, भारत के विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित विकसित करना तथा अनुसरण को बढ़ावा देना। इनके प्रभाव भी इस प्रकार है: पहला, विदेशी मुद्रा रखने संबंधी, विदेशी मुद्रा के लेन देन से संबंधित प्रावधान, वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात से संबंधित, विदेशी मुद्रा व देश प्रत्यावर्तन यानी स्वदेश में आवागमन से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फीमा के अंतर्गत जिन प्रावधानों को शामिल किया जाता है, उनका संशोधन भी समय समय किया जाता है। इन नियमों को सम्मिलित करने वाली 3 अधिसूचनाएं होती हैं: विदेशी मुद्रा प्रबंध, वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध चालू खाता लेन देन नियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध प्राप्ति तथा भुगतान विधि। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को 13 दिसंबर 1962 में लागू किया गया। सीमा शुल्क अधिनियम एक समेकित व स्वनिहित सीमा शुल्क अधिनियम था, जिसके लिए 3 पूर्व अधिनियमों को रद्द किया गया। ये 3 अधिनियम ये हैं: समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878, भू सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का एक व्यापक अधिनियम था, जो कि आयात निर्यात व्यापार संबंधी लेन देनों को हर स्थिति हेतु विधिक ढांचे, मार्गदर्शी सिद्धांतों व कार्यविधियों के प्रावधानों से संबंधित था। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसार ही आयात निर्यात व्यापार से संबंधित विशुद्ध लेन देनों को नियमित करना, तस्करी पर प्रतिबंध लगाना, राजस्व की उगाही करना, अन्य कई एजेंसियों के कार्यों को पूर्ण करना व उनकी जिम्मेदारी उठाना, व्यापार संबंधी सम को एकत्रित करना। इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं हेतु केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क की दर व प्रकृति का पूरा ब्यौरा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम व द्वितीय अनुसूची में प्रदान किया गया। ये अधिनियम आयात तथा निर्यात से संबंधित है। अगला है निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण व निरीक्षण अधिनियम 1963।
इस अधिनियम की शुरुआत 1963 में व्यापारिक वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रण व पोत लादान पूर्व निरीक्षण हेतु की गई। यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को वस्तुओं की अधिसूचित करने के अधिकार देता है। ये वस्तुएं वे होती हैं जिनकी गुणवत्ता का निरीक्षण निर्यात पूर्व किया जाना जरूरी होता है। साथ ही ये नियम वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण प्रारूप को भी तय करता है। यह अधिनियम उन निर्यातों का विरोध करता है जो कि अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित वर्ग नहीं आते: स्टार निर्यात प्रतिष्ठान, ईओयू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इकाई तथा एफटीजेड फ्री ट्रेड जोन में स्थापित इकाइयों, विदेशी क्रेता से प्राप्त ऐसे पत्र के आधार पर किए जाने वाला निर्यात जिनके विषय में यह निर्धारित होता है कि इन किसी सरकारी निरीक्षण एजेंसी से पोत लादान पूर्व निरीक्षण की जरूरी नहीं है, ऐसे उत्पाद जिन पर आईएसआई एग मार्क के चिन्ह स्थापित होते हैं। भारत ने जनवरी 1964 को एक निर्यात निरीक्षण परिषद, गुणवत्ता नियंत्रण व निरीक्षण अधिनियम 1963 को सुचारू रूप से चलाया गया। ईआईसी प्राय सरकार हेतु गुणवत्ता नियंत्रण व निरीक्षण संबंधी से चलाया गया। ईआईसी प्राय सरकार हेतु गुणवत्ता नियंत्रण व निरीक्षण संबंधी विषयों की एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है। वे ईआईएएस द्वारा माल का निरीक्षण किया जाता है। यह संस्था माल के निर्यात योग्य होने का प्रमाण देती है। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा वर्तमान निर्यात नीति उद्योग को वस्तुओं की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रस्तुत किया जाता है ताकि पूरे विश्व में उच्च कोटि की उत्पादक वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। हर आयातित वस्तुएं देश की वस्तुओं पर लागू सभी कानूनों, आदेशों, नियमों तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मानकों द्वारा विनियमित होती है।